नमस्ते, मैं हूं वाई शिवम। मेरे इस खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे दिखाई दे रही तस्वीर में दो चेहरे हैं। एक हैं देश के प्रधानमंत्री, दूसरे हैं कभी प्रधानमंत्री के बड़े भरोसेमंद रहे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक इन दिनों बड़े चर्चा में हैं। न्यूज़ चैनलों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, टीवी और तमाम विपक्षी पार्टियों की जुबान पर इन्हीं का नाम है। नाम क्यों है ये आप जानते भी हैं। इनके इंटरव्यू के बारे में खूब चर्चा हो रही है इन दिनों। राजनीतिक गलियारों में इंटरव्यू को लेकर तीखे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि यह खबर देश के बड़े अखबारों और मेन स्ट्रीम मीडिया से लगभग गायब है। मीडिया इसको चबाकर हजम करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इनके ताजा इंटरव्यू के सोशल मीडिया आंकड़े देखें तो मिलियंस में लोग इसे देख रहे हैं, मिलियंस में। यह इंटरव्यू 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने न्यूज वेबसाइट दी वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिया था। यह इतना चर्चित हो गया कि इसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। और चूंकि यह पहली बार था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर रहे शख्स ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया, तो चर्चाएं होना लाजमी है। इन आरोपों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली बार जब इस तरह के आरोप लगाए गए तो सफाई क्यों नहीं आई। हालांकि सत्यपाल मलिक पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। जब उनके बयानों पर हंगामा हुआ, उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा सत्यपाल मलिक के बयानों की वजह से। तो पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा पहुंचाया बल्कि उनको राज्यपाल बनाया, बल्कि पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, 4 राज्यों की राज्यपाल भी रहे, सभी लगभग पद उनको दिए गए। क्यों? उनके अपने हित हैं क्या इसमें? सत्यपाल मलिक अपने पीछे जिस जाट समाज और किसानों के समर्थन का दावा करते हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो उनके साथ है, उनके दावों में कितना दम है? तो चलिए सत्यपाल मलिक के बारे में जान लेते हैं पहले कि वो कौन हैं, कितने असरदार हैं। वैसे तो सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी कहते हैं, लोहियावादी बताते हैं, समाजवादी बताते हैं, और लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से अपनी शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ, और उन्हीं के मुताबिक जब वो 2 साल के थे तो उनके पिता गुजर गए। सत्यपाल मलिक को राजनीति में लाने का जो क्रेडिट है या जो श्रेय है वो चौधरी चरण सिंह को जाता है। वो 1974 का साल था जब चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव सत्यपाल मलिक लड़े और सिर्फ 28 साल की उम्र में विधायक बन गए, एमएलए बन गए। पहला विधानसभा चुनाव सत्यपाल मलिक ने करीब 10,000 वोटों से जीता था उस वक्त। ये उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत थी। 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में इमरजेंसी का विरोध करते हुए वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा और इसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया, और इसमें सत्यपाल मलिक ने वीपी सिंह का साथ दिया। कांग्रेस छोड़कर सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल से मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार वो लोकसभा पहुंचे जीत के। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और अलीगढ़ से फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उनकी बुरी हार हुई। वो 4थे नंबर पर रहे। उन्हें करीब 40,000 वोट मिले और जो जीता था इस चुनाव में कैंडिडेट, उसको मिले थे करीब 2,30,000 के आसपास। इस चुनाव में यह पता चल गया, इस चुनाव ने यह बताया कि अब वो जाटों के बड़े नेता नहीं हैं। इसके बाद करीब 30 साल सत्यपाल मलिक मोटे तौर पर समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन 2004 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी की टिकट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इस चुनाव में भी वो हार गए। अजीत सिंह को करीब 3,50,000 वोट मिले थे इस चुनाव में। सत्यपाल मलिक तीसरे नंबर पर रहे, उनको करीब 1 लाख वोट मिला था।
2005-2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज उनको बनाया गया। बीजेपी ने हार के बावजूद सत्यपाल मलिक पर अपना भरोसा बरकरार रखा। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी और उसे एक जाट नेता की तलाश थी। तो उसका पहली पसंद के रूप में सत्यपाल मलिक का सामने लाना महत्वपूर्ण था। उसी समय सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनल संवाद शुरू हुआ, पर्सनल रिश्ते बनने शुरू हो गए। 2014 में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 30 सितंबर 2017 को सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर चले गए और उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग की गई, जिसके बाद राज्य का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनके हाथ में आ गया। इसी दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक वो गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक वो मेघालय के राज्यपाल रहे। लेकिन इसके बाद सत्यपाल मलिक सरकार की लाइन से हटकर बयान देने लगे। हालांकि वो बयान मोदी को असहज करने वाले नहीं थे, लेकिन 14 अप्रैल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से उन घटनाओं का जिक्र किया है जो न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार को बल्कि निजी तौर पर प्रधानमंत्री को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के 70 बसों के काफिले में चल रही एक बस से भिड़ा दी गई और इस आत्मघाती हमले में 40 जवानों की शहादत हुई और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे भी थे, लेकिन उन्हें दिए नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम एयरक्राफ्ट दे देते तो यह हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता है। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि जब यह जानकारी उन्होंने पीएम को दी, प्रधानमंत्री को बताया और अपनी गलती के बारे में बताया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इस पर चुप रहिए। आपको बता दें कि उस वक्त कई अखबारों में यह छपा था कि 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ, ये मैं कोट कर रहा हूं, कि जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजा था, जहां से इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो गया और दोपहर 3:15 पर आतंकी हमला हो गया। एक और खुलासा यह हुआ कि पुलवामा के वक्त कनेक्टिंग रोड पर जवान तैनात नहीं थे। उस वक्त पुलिस तो इनके लिए अंदर थी, उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर थी तो इस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया? किस तरह की जांच में आगे रिपोर्ट दी गई, किस तरह की जांच बिठाई गई? सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ जानी है, तो वो चुप रहे। 11 दिन बाद बीजेपी सरकार ने, भारत सरकार ने दावा किया कि पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के शहर बालाकोट में आतंकी संगठन के ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया और सिलसिलेवार तरीके से वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की। बदला पूरा हो गया। 2 महीने बाद यानी अप्रैल 2019 में देश में आम चुनाव हुए। बीजेपी ने बालाकोट स्ट्राइक को बड़ा मुद्दा बनाया, प्रमुख मुद्दा बनाया और मंचों से बालाकोट स्ट्राइक नाम बार बार सुनाई दिया जाने लगा। 2019 मई में आम चुनाव के वक्त जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को दोहराते हुए 300 का आंकड़ा पार कर लिया और बहुमत से केंद्र में अपनी सरकार बना ली। ये पूरा एक टाइमलाइन है। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इशारों ही इशारों में यह भी आरोप लगा दिया कि पुलवामा हमले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। यह आरोप संवेदनशील है। जवाब नहीं आया, लेकिन इसका अभी तक क्यों नहीं आया जवाब?
इसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया। इतने बड़े फैसले की जानकारी भी मलिक को नहीं थी, एक दिन पहले दी गई, ये बता रहे हैं मलिक। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं पता था। एक दिन पहले शाम को गृह मंत्री का फोन आया कि सत्यपाल, मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूं, सुबह अपनी कमेटी के जरिए उसको पास करा के 11 बजे से पहले भेज देना। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए भी मलिक ने बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और गोवा का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम लेकर आए, जिससे उन्हें 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था। इस काम को करने से उन्होंने इनकार कर दिया। सत्यपाल मलिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई नफरत नहीं है, करप्शन से कोई लेना देना नहीं। अब ये आरोप तो गंभीर है। ये आरोप वो आदमी लगा रहा है जो बीजेपी का रसूखदार नेता रहा है, 4 राज्यों का राज्यपाल रह चुका है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर ये मामला किसी और मुल्क में होता, यूरोप में होता, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, और प्रधानमंत्री ने इस तरह के मामलों में इस्तीफा दिया भी है। लेकिन भारत में ये नहीं होता। अब एक और बात जो देखना जरूरी है कि सत्यपाल मलिक पहले भी बयान देते रहे। उन्होंने 22 अगस्त 2022 को, जब वो मेघालय के राज्यपाल हुआ करते थे, तब बागपत के खेकड़ा में एक किसान मजदूर सभा चल रही थी, उसमें उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर 700 किसान मर चुके हैं, मुझे कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं। लेकिन जब 700 लोग मर गए, तब भी दिल्ली से एक चिट्ठी संवेदना की नहीं आई। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री उसके प्रति संवेदना भेजते हैं, ये उन्होंने कहा। उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि देर से उनको बात समझ में आई है, फिर तो माफी मांगकर तीनों कानून वापस लिए गए, लेकिन तबीयत में तब भी ईमानदारी नहीं थी। जनवरी 2022 को भी उन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मामले में जब प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं, जब कुतिया भी मरती है तो आप चिट्ठी भेजते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा कि आपके लिए तो मरे हैं, तो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। उन्होंने कहा कि तुम अमित शाह से मिलो। इसके बाद मैं अमित शाह से मिला। उन्होंने कहा कि इसकी अक्ल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ ही जाएगा। ये टिप्पणियां हैं उनकी। हालांकि बाद में वो अपने इस बयान से पलट गए। करण थापल के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने बात को दोहराते हुए कहा कि अमित शाह वाला बयान मैंने बिल्कुल गलत कहा था। अमित शाह ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये उनकी बात की टिप्पणी थी। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इन तमाम बयानों को जब आप एक साथ देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे मामले में मैंने एक गलत किया था, ये उनकी गलती थी। जनवरी 2019 को उन्होंने एक बयान दिया था जिसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर भी देश के दूसरे राज्यों की तरह है, यहां कोई कत्लेआम नहीं चल रहा। जितनी मौतें कश्मीर में एक हफ्ते में होती हैं, उतने मर्डर तो पटना में एक दिन में हो जाते हैं। कश्मीर में अब पत्थरबाजी और आतंकी संगठनों में लड़कों का शामिल होना बंद हो गया है, यह भी एक बयान है उनका। उन्होंने कहा कि यहां लड़के खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और राज्य की पुलिसकर्मियों को मारते हैं। आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? अगर मारना ही है तो उन्हें मारो जिन्होंने आपके देश और कश्मीर को लूटा है। क्या आपने ऐसे किसी शख्स को मारा है? जून 2022 में एक और बयान अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना हमारी फौजों को, जवानों को नीचा दिखाने के लिए लाई गई है, नीचा दिखाने का काम कर रही है, उनका करियर खत्म कर देगी। 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी पर रहेंगे, 3 साल वो सिर्फ नौकरी करेंगे, तो फिर कहां जाएंगे उसके बाद? उनकी तो शादी भी नहीं होगी। उनमें देश के लिए मरने के लिए कैसे जज्बा पैदा होगा? ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये बहुत गलत किया है सरकार ने, इसे जल्द ही वापस लेना चाहिए। इसके बाद मार्च 2020 में भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बागपत में जब वो आए हैं और ये जनसभा चल रही थी वहां पर, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर का कोई काम नहीं होता। कश्मीर में जो गवर्नर होता है वो दारू पीता है, गोल्फ खेलता है। मलिक को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वो मिजाज से थोड़े से मुंहफट हैं और उनके दिल में जो आता है वो कह देते हैं।
लेकिन हाल में उन्होंने जो कहा, उनके दिल में जो आया, वो कितना बीजेपी और मोदी को परेशान करेगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट करिए जरूर कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।